बदलते भारत की शान। जीवन की हर लड़ाई तन और मन के सहारे ही लड़ी जाती है। जब हमारा तन और मन स्वस्थ होगा तभी हम शारीरिक रोग, मानसिक तनाव और हर किस्म के वायरस से लड़ पाएंगे। और इसके लिए हमारे पास है सबसे कारगर हथियार, योग। तो आइए 21 जून को इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से एक नई शुरुआत करें। योग करें और स्वस्थ रहें। नमस्कार, हेलो किसान में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजल सिंह। हेलो किसान आपका अपना कार्यक्रम जिसमें हम अलग अलग विषय आपके लिए लेकर आते हैं, आपकी खेती की किसानी से संबंधित और उनसे जुड़े हुए जो विशेषज्ञ हैं वो आपको जानकारी देते हैं। तो आज का विषय क्या है, और साथ ही आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान लाइव जान सकते हैं। सबसे पहले आज का विषय बता दें। आज का विषय कद्दू वर्गीय एवं बेल वाली सब्जियों की खेती के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे, और इसके अलावा मशरूम की खेती के बारे में भी आपको हम आज विस्तार से जानकारी देंगे। दोनों विषयों पर हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े रहेंगे अगले 1 घंटे तक, और आपके प्रश्नों का भी हमें इंतज़ार रहता है। और आप अपने प्रश्न हम तक कैसे पहुंचा सकते हैं, इसके लिए जान लें हमारा टोल फ्री नंबर। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060। दूसरा नंबर है 1800-113061। 2 नंबर है, दोनों टोल फ्री है, यानी आपका कोई शुल्क इस पर नहीं लगेगा। सिर्फ आपको कॉल करना है और अपने प्रश्न हम तक पहुंचाने हैं। तो विषय आप जान चुके हैं। आज के हमारे जो विषय हैं जिनसे जुड़े हुए विशेषज्ञ अगले 1 घंटे तक आपके प्रश्नों के जवाब देने के लिए हमारे साथ रहेंगे। और अब इसके बाद हमारे जो मेहमान हैं उनसे आपकी मुलाकात करवा दें। डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे साथ हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप हमें बेल वाली सब्जियों के बारे में यानी कद्दू वर्गीय सब्जियों के बारे में जानकारी देंगे, और इसके अलावा जो इससे जुड़े हुए प्रश्न हैं, जो कॉलर्स हैं, उनके जवाब डॉक्टर हर्षवर्धन देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम कद्दू वर्गीय सब्जियों से जुड़ी हुई जो रिपोर्ट है वो देखें। उससे पहले हम डॉक्टर हर्षवर्धन आपसे जानना चाहेंगे कि अभी क्योंकि कद्दू वर्गीय सब्जियां जो हैं बहुत सारी जगहों पर उसकी तुड़ाई भी हो रही है, और क्योंकि मानसून अपनी जो रफ्तार है उससे आगे बढ़ रहा है। इस बार मानसून भी काफ़ी समय से आ गया, सही समय से, और उसका जो प्रोग्रेस है वो भी हम बेहतर देख रहे हैं, तो कई जगहों पर पहुंच भी गया है। तो ऐसे में ये बताइए कि इस वक्त हमारे किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कद्दू वर्गीय जो आगे लेना चाहते हैं और जो हार्वेस्टिंग कर रहे हैं उनके लिए भी बताइए। जी हाँ, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा। अभी बहुत सारे ऐसे किसान भाई होंगे जिनके खेतों में ये तुराई चल रही होगी। उन किसान भाइयों को खास तौर पे एक चीज़ का मैं विशेष कहना चाहूँगा कि चूँकि इस बार आप देख रहे हैं कि नमी जो है बीच बीच में बारिश हो जाती है। बारिश अगर हो जाती है तो जो अभी जिनके खेतों में ये फसल लगी होगी उसमें एक समस्या आती है जो हम डाउनी मिल्ड्यू कहते हैं। एक दिन में आप देखेंगे कि पत्ते जो हैं बिल्कुल भूरे हो गए और पूरा खेत आपका पीला हो गया और आपकी पूरी फसल नष्ट हो सकती है। तो जब भी आपको लगे कि अगर आसमान में बादल छाए हुए हैं और बारिश का मौसम होने वाला है, अगर ये लक्षण नहीं भी दिखें तो एक दवा आती है डाइथेन M45, उसका आप छिड़काव करें एज ए सावधानी के तौर पर। जी। किंतु अगर ये बीमारी आ गई है और इससे अगर नहीं कंट्रोल हो रहा है तो जो दूसरी दवा है रेडोमिल, इसका भी आप छिड़काव कर सकते हैं जी। इसके अलावा जो बहुत सारे किसान भाई होंगे जिनको तुराई कर रहे हैं उनको एक सावधानी बरतनी है कि जितनी हम सुबह में जल्दी से जल्दी अगर हम इसकी तुराई करते हैं तो इसकी गुणवत्ता जो है एक तो वो अच्छी बनी रहती है, और उसके बाद जब आप मार्केट में लेके जाते हैं तो इसका जो ताजापन है वो बना रहता है। तरबूजे और खरबूज अगर आप तोड़ाई कर रहे हैं तो उसकी मिठास जो है
वो अच्छी बनी रहेगी। बिल्कुल, तो सुबह के वक्त तुड़ाई करें, जो हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, जो तुड़ाई अभी कर रहे हैं कद्दू वर्गीय सब्जियों की, उनके लिए ये सलाह है। और आगे जहाँ जहाँ मानसून पहुँच रहा है वहाँ पर अगर आप नई फसल लेना चाहते हैं तो उसके लिए किस तरह की तैयारी करें, कौन कौन सी खास बातें हैं जिसका ध्यान रखना हमारे किसानों के लिए ज़रूरी है, इस पर भी आगे हम विस्तार से बात करेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे साथ अगले 1 घंटे तक हैं। आपकी अगर कोई समस्या है, कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉल भी करें। जैसा कि आप जानते हैं कि ये लाइव फोन इन कार्यक्रम है तो आपकी कॉल्स का भी हमें इंतजार रहता है। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले कद्दू वर्गीय सब्जियों से जुड़ी हमारी जो पहली रिपोर्ट है उस पर नजर डालते हैं। कद्दू वर्गीय सब्जियां एवं बेल वाली सब्जियां ग्रीष्मकालीन और बारिश के मौसम की महत्वपूर्ण फसलें हैं। इन फसलों में पर्याप्त मात्रा में विटामिन और खनिज तत्व पाए जाते हैं, इसलिए ये फसलें पोषण की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। इन सब्जियों में मुख्य रूप से कद्दू, तोरी, करेला, खीरा, खरबूजा और तरबूज आदि आते हैं। जून और जुलाई महीने में किसान यदि कुछ विशेष बातों का ख्याल रखें तो कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती कर सकते हैं, साथ ही अच्छी उपज भी हासिल कर सकते हैं। कद्दू वर्गीय और बेल वाली सब्जियों की खेती किसान भाई पारंपरिक तरीकों के साथ साथ पॉली हाउस में भी कर सकते हैं। अच्छी पैदावार के लिए बेल वाली सब्जियों की खेती करते समय किसान भाइयों को कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि बुआई का सही समय, खाद और उर्वरक का उचित मात्रा में छिड़काव, सिंचाई की उचित व्यवस्था, फसल प्रबंधन इत्यादि। पॉलिथीन में मिट्टी और उर्वरक भरने से पहले प्रत्येक थैली की तली में 2 से 3 छेद पानी के निकास के लिए बना लेने चाहिए। साथ ही थैलियों को भरने के बाद एक हल्की सिंचाई करना उचित है। बेल वाली सब्जियों की पौध नर्सरी में तैयार की जाती है और फिर जड़ों को बिना नुकसान पहुंचाए खेतों में रोप दिया जाता है। इस तकनीक में खर्च तो कम लगता ही है, साथ ही किसानों को अच्छा मुनाफा प्राप्त होता है। फसलों का इन रस चूसक कीड़ों से बचाव करें। ककड़ी, घिया, खरबूजा और तोरी में फल मक्खी का प्रकोप अधिक होता है, जिससे फल खराब हो जाते हैं। फसलों के बचाव के लिए विशेषज्ञ की सलाह पर ही किसान कीटनाशकों का छिड़काव करें। कद्दू वर्गीय सब्जियों के बारे में अभी आपने रिपोर्ट देखी और आगे हम इस पर चर्चा भी करेंगे। और आज का जो हमारा दूसरा विषय है यानी मशरूम की खेती, इस पर अब आपको बता दें कि हमारे साथ विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर RC उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, प्रधान वैज्ञानिक मशरूम निदेशालय अनुसंधान हिमाचल प्रदेश से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका उपाध्याय जी। नमस्कार जी, तो मशरूम पर भी हम बात कर लेते हैं। मशरूम के लिए कहा यह जाता है कि इसमें लागत से कई गुना फायदा होता है और ख़ास तौर पर उन किसानों के लिए जो प्रगतिशील किसान हैं लेकिन भूमि उनके पास कम है, उनके लिए एक तरह से वरदान माना जाता है। तो क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में, जो किसान खेती के बारे में सोच रहे हैं या इसके व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं? किसान भाइयों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी वर्षा ऋतु का मौसम हो गया है, वातावरण में नरमी है और थोड़ा गर्म मौसम है। इस समय किसान भाई जो भी उनकी झोपड़ियां हैं उनमें ऑयस्टर मशरूम लगा सकते हैं। और आप लोग जैसे जानते हैं कि ऑयस्टर मशरूम एक बहुत ही अच्छा मशरूम है और साधारण किसान और गरीब मशरूम का किसान है, इसको लगाना बहुत आसान है। और इसके लगाने के फायदे क्या हैं कि इस मशरूम को आप हर तरह के खेती बाड़ी से जो अपशिष्ट है या वेस्ट मटेरियल है उन सब के ऊपर लगा सकते हैं। दूसरा फायदा क्या है कि आजकल जैसे कई लोग कोरोना के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो लोग भी विटामिन डी लेते हैं या विटामिन सी लेते हैं तो उनको कोरोना का इफेक्ट कम होता है। तो मशरूम के अंदर जो है विटामिन डी होता है और उसके अलावा ऑयस्टर मशरूम में लोवास्टेटिन जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ये कंपाउंड भी इसमें लगते हैं। तो किसान भाइयों को मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि जो ऑयस्टर मशरूम है उसका फसल चक्र बहुत छोटा होता है। लगभग 45 से 60 दिन में एक फसल आप उगा सकते हैं। और ऑयस्टर मशरूम जो होता है
या ढिंगरी मशरूम, उसको आप सुखा सकते हैं और सुखा करके उसका पाउडर बना करके कई तरह के आप उसको प्रयोग में ला सकते हैं। उसके अलावा दूसरा मशरूम है मिल्की मशरूम, जिसको हम कैलोसाइबी इंडिका या दूधिया मशरूम भी कहते हैं। यह भी एक गर्मी में उगने वाला मशरूम है। इसको आप लगभग 30 से लेके 38 डिग्री टेम्परेचर पर इसको उगा सकते हैं। और इस मशरूम की भी खूबी क्या है कि इसको जिस घर में अगर फ्रीज नहीं है तो वहां पर भी आप इसको 2 से 4 दिन तक आराम से घर में रख सकते हैं, ये खराब नहीं होता है। ये इसकी ब्यूटी है, इसका फायदा है। इसमें भी विटामिन डी बहुत ज्यादा होता है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि विटामिन डी इसमें काफ़ी अच्छा होता है और आज के दौर में जो हमारे उपभोक्ता हैं वो काफ़ी जागरूक हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर। हर कोई अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना चाहता है ताकि जिस तरह का समय चल रहा है उसमें अपने आप को सुरक्षित रख सकें और किसी तरह की बीमारी उन्हें ना घेरे। तो इसीलिए मशरूम की अगर हम बात करें तो अपने पोषक तत्वों के लिए भी वो जाना जाता है, लेकिन किसानों की जो जेब की सेहत है उसे भी ये बेहतर करता है। आगे बढ़े उससे पहले देखते हैं मशरूम पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट। पिछले कुछ वर्षों से भारतीय बाजार में मशरूम की मांग तेजी से बढ़ी है। जिस हिसाब से बाजार में इसकी मांग है उस हिसाब से अभी इसका उत्पादन नहीं हो रहा है। ऐसे में किसान मशरूम की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। मशरूम स्वाद और पौष्टिकता से भरपूर होता है। इसमें काफी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अलग अलग मौसम के हिसाब से इसकी कई किस्में मौजूद हैं। खासकर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सफेद बटन मशरूम, शिटाके मशरूम, ऑयस्टर मशरूम और दूधिया मशरूम की खेती की जाती है। अलग अलग किस्मों के कारण ही अब साल भर मशरूम की खेती करना संभव हो पाया है। ऑयस्टर को ढींगरी मशरूम भी कहा जाता है। इसकी खेती लगभग पूरे साल की जा सकती है। मशरूम की बुआई के लिए कंपोस्ट तैयार किया जाता है। कंपोस्ट गेहूं के भूसे या धान के पुआल या गेहूं या धान के चोकर, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, पोटाश, जिप्सम, मेलाथियान और शीरे से तैयार किया जाता है। भूसा 1 साल से अधिक पुराना और बारिश में भीगा नहीं होना चाहिए। इसी तरह तैयार कंपोस्ट की 8 से 10 इंच की परत ट्रे या थैलियों में भर दी जाती है। नीचे वाली ट्रे जमीन से 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर होनी चाहिए और 2 ट्रे के बीच 2 से 2.25 फुट की दूरी होनी चाहिए। बटन मशरूम के जाल की वृद्धि के लिए 22 से 25 डिग्री का तापमान और 80 से 85% नमी होनी चाहिए। बोने के लिए हवादार मशरूम घर बनाया जाता है जिसके भीतर तापमान और आवश्यक नमी को बरकरार रखा जा सके। साथ ही इसके अंदर पर्याप्त रोशनी, फैन, कूलर या एयर कंडीशनर की व्यवस्था होनी चाहिए। मशरूम घर का फर्श पक्का होना जरूरी है। 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में औसतन 8 से 10 किलो मशरूम की उपज होती है। तुड़ाई के बाद मशरूम को बहते पानी में धोकर तुरंत 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा कर लेना चाहिए। इसकी पैकिंग 200 ग्राम या 500 ग्राम के थैलों में की जाती है। मशरूम की फसल बहुत तेजी से बढ़ती है और इसलिए बाजार का इंतजाम बेहद आवश्यक है। मशरूम के ऊपर अभी आपने रिपोर्ट देखी और जैसा कि हमने रिपोर्ट में भी बताया कि सेहत के लिए बहुत लाभकारी है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी हमें बताया, डॉक्टर उपाध्याय जी ने बताया कि किस तरीके से ये हमारी सेहत पर बहुत ही सकारात्मक असर करता है, प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर की बढ़ाता है और साथ ही किसानों की सेहत के लिए बहुत अच्छा है, यानी उन्हें भी काफ़ी लाभ होता है इससे। अगर वो सही तरीके से सही जो जानकारी दी जा रही है उसका ध्यान रखते हुए मशरूम की खेती करते हैं तो उन्हें अच्छा दाम भी मिलता है बाजार में। तो चलिए इस पर और आगे चर्चा करेंगे और आपकी कॉल्स का भी हमें इंतजार रहेगा। नंबर जो है वो टेलीविजन स्क्रीन पर हम लगातार बीच बीच में फ्लैश करते रहेंगे, वहां से आप इस नंबर को नोट करें और हमें कॉल करें। आज के विषय एक बार फिर से आपको बता दें, कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती और साथ ही मशरूम की खेती पर आज हम बात कर रहे हैं विशेषज्ञों से। डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए बात करते हैं। हेलो
हेलो शिवशंकर जी। हेलो जी शिवशंकर जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी जी नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। शिवशंकर मंडल जी हमारे साथ हैं बिहार से। बताइए प्रश्न क्या है? मशरूम पर सवाल है आपका या फिर आप कद्दू वर्गीय सब्जियों के बारे में जानना चाहते हैं? सवाल दोनों पर है कि कद्दू में जो है अलान पर हम लोग लगाते हैं मैडम कद्दू, तो बार बार जो है लाल कीड़े का आक्रमण होते रहता है। जब स्प्रे करते हैं तो 1-2 दिन के लिए हट जाता है, मर भी जाता है, इसके बाद पुनः जो है आ जाता है जी। और भागलपुर से कालगांव प्रखंड के अंतर्गत बुद्धूचक एक गांव है, उसी गांव से मैं बिलोंग करता हूं। और मशरूम की बात है तो गैनोडर्मा जो है लाल मशरूम है, अपने यहाँ हो सकता है, इसी संबंध में डॉक्टर साहब से जानना चाहता हूं। चलिए पहले हम डॉक्टर हर्षवर्धन से बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे मेरे ख्याल से रेड बीटल की बात की जी हाँ मंडल जी, आपने बिल्कुल आपने सही कहा है कि जब भी देखिए बारिश के मौसम में जो भी किसान भाई अगर लगाते हैं तो उनको मचान बना के लगाना चाहिए। ये आप बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हैं। अब जो आप लाल कीड़े की बात कर रहे हैं, जिसको हम रेड पंपकिन बीटल कहते हैं, इसका जो कंट्रोल है, नियंत्रण है, थोड़ा मुश्किल होता है। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पूरे खेत में कोई भी खरपतवार ना हो। खरपतवार होने से भी इसकी जो प्रजनन है वो अधिक होती है। दूसरी चीज़ है कि जब आप छिड़काव करते हैं तो बिल्कुल आपको सवेरे में अर्ली मॉर्निंग आपको छिड़काव करना है, यानी जब सूरज की किरण आ रही हो या उससे पहले, क्योंकि उस समय में ये लाल कीड़े पत्ते पे बैठे होते हैं। और कार्बोसल्फान नामक एक दवा है जिसका आप 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बना के अगर छिड़काव करेंगे और बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग करेंगे तो उस समय में इस कीड़े बैठे रहेंगे और उसका नियंत्रण बहुत हद तक हो सकता है। और अगर आपका नहीं खत्म हो रहा है तो आप करीब 5 से 6 दिन के बाद पुनः इसका प्रयोग करें, तो इस प्रकार आपकी ये समस्या जो है ये खत्म हो सकती है। जी। और दूसरा प्रश्न उपाध्याय जी आपसे है, जैसा कि इन्होंने रेड मशरूम के बारे में जानना चाहा है, लाल रंग का होता है जिसका नाम भी इन्होंने बताया, तो क्या इनके क्षेत्र में इसकी खेती संभव है? कोई सलाह देना चाहेंगे आप? जी, जो आपने बताया, इस मशरूम को गैनोडर्मा ल्यूसिडम कहते हैं या इसका कॉमन नेम ऋषि मशरूम भी कहते हैं। ये मशरूम भी गर्मी में लगता है। इसको अगर 30 डिग्री से या ठंडे इलाके में अगर आप लगाना चाहें तो नहीं लगा सकते हैं। पर मुझे नहीं पता है कि किसान भाई कहाँ से हैं। बिहार से हैं ये। जहां पर भी टेम्परेचर 30 डिग्री से ऊपर होता है वहां इस मशरूम को आसानी से लगा सकते हैं। और इसको लगाने के लिए लकड़ी का जो बुरादा होता है उसके ऊपर इस मशरूम को लगाते हैं। और इसको कई तरह के मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, इसको एंटी कैंसर के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। ये खाने के लिए नहीं मशरूम है, इसका दवाई के लिए प्रयोग होता है। जी, मेडिसिनल इसका इस्तेमाल होता है, औषधीय इस्तेमाल। और जैसा कि आपने बताया कि जहाँ पर भी 30 डिग्री से अधिक तापमान है, गर्मियों के मौसम में इसकी खेती की जा सकती है, तो मेरे ख्याल से बिहार में तो संभव ही है इनके लिए कर पाना। एक और कॉलर है, आइए उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ हेलो, नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका चंचल कुमार जी? मैं मशरूम का खेती करना स्टार्ट करना चाहता हूँ, उसके लिए उसके बीज कहाँ से उपलब्ध होगा? अच्छा, बिहार के कौन से जिले से बात कर रहे हैं? मैं बिहार से बात कर रहा हूँ, चंचल कुमार। अच्छा, तो मशरूम का बीज कहाँ से उपलब्ध होगा मैडम? जी डॉक्टर उपाध्याय जी मशरूम की खेती करना चाहते हैं। जी, तो उनको मैं बता दूं कि उनका जो राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है समस्तीपुर में, वहां से जो है डॉक्टर दयाराम है, उनसे आप जानकारी ले सकते हैं। मशरूम का बीज भी वहां से ले सकते हैं और जानकारी भी वहां से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। मुजफ्फरपुर से, सॉरी समस्तीपुर में, मुजफ्फरपुर जाकर के वहां एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से आप जानकारी ले सकते हैं। जी जी बिल्कुल चंचल जी, आप समझ गए, आपको जानकारी मिल गई है कि अगर आप मशरूम की खेती करना चाहते हैं तो कहाँ से इसके बीज ले सकते हैं। और अब डॉक्टर हर्षवर्धन आपसे बात कर लेते हैं। जैसा कि जो आपने शुरुआत में बताया कि तुड़ाई करने का उचित समय क्या है, किस समय किसानों को तुड़ाई करनी चाहिए, और इसके बाद हम उन किसानों की भी बात कर लेते हैं जो आगे इसकी खेती करना चाहते हैं, तो इसके बारे में अभी से उन्हें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि किसान भाइयों की जो हमेशा हम लोगों का भी जो उद्देश्य होता है कि किसान भाइयों की आमदनी कैसे अधिक से अधिक हो। और सभी किसान भाई जानते हैं कि जो कोई भी सब्जी लगाते हैं तो उनको दाम अधिक कम मिलता है। अगर उनकी फसल बिल्कुल अगेती अगर मार्केट में आती है तो आपको दाम अधिक मिलता है।
इसीलिए किसान भाई जो यहाँ के आसपास के भी जो किसान भाई हैं वो हमेशा पूछते हैं कि डॉक्टर साहब अभी इसको हम लगा दें क्या। जहाँ भी अगर बारिश हो गई है वहाँ किसान भाई इसकी बिजाई अब प्रारंभ कर सकते हैं। दूसरा, ये जो बारिश का मौसम है इसमें हमें पौध बनाने की आवश्यकता नहीं है, इसमें हमको इसको डायरेक्ट बीजाई यानी डायरेक्ट सीड हम लगा के इसकी हम खेती कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है, इस मौसम में हमें बेल को जमीन पे नहीं फैलने देना चाहिए, क्योंकि बारिश होगी, कीड़े आएंगे, या जब मिट्टी से आपका फल लगेगा तो बहुत सारा फल का हिस्सा जो है वो सड़ जाएगा, जिससे आपकी फसल, जब फल आप बाजार में ले जाएंगे तो एक तो उसकी कीमत कम मिलेगी और जितना भी आपका फसल का उत्पादन होगा उसका 25% से अधिक जो है वो नुकसान होगा। इसीलिए इसको सबसे पहली सलाह आपको ये ध्यान देना है। और आपके पास जो भी चीज़ उपलब्ध हो, अगर बांस है तो आप बांस का मचान बना सकते हैं, अगर रस्सी से बना सकते हैं, या आजकल बहुत सारे किसान भाई जो है लोहे का एंगल गाड़ते हैं और उस पर जो हमारी GI वायर आती है उसको भी हॉरिजेंटल लगा देते हैं और ऐसे लगा देते हैं और उसका अच्छा मचान बना के, उससे क्या होता है, एक तो जब आपकी जो फल होता है वो लटकता है, उसमें परागण में भी बहुत सारी सहूलियत होती है, कीट प्रबंधन और रोग प्रबंधन भी उससे आसान होता है। दूसरी मैं एक चीज कहूंगा कि सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि फसल चक्र आपको अपनाना है, क्योंकि अगर कद्दू वर्गीय का मतलब होता है उसमें बहुत सारी सब्जियां होती हैं, लौकी भी है, खीरा भी है, ककड़ी भी है, खरबूजा है, तरबूजा है। तो ये नहीं कि अगर पिछले साल अगर आपने लौकी लगाई तो इस बार हमने करेला लगा दिया। इस कुल की कोई भी सब्जी हमें उसमें नहीं लगानी चाहिए। और विशेष तौर पे इसमें चूंकि उकठा बीमारी एक आती है, जब देखते होंगे कि आप पौधा बिल्कुल बड़ा हो गया, एकाएक वो जड़ से पूरा पौधा सूख जाता है। ये लौकी में भी आती है, करेले में भी आती है, खीरे में भी आती है। फिर किसान भाइयों को अभी जब बिजाई कर रहे हैं तो उनको ध्यान देना चाहिए कि अगर इस किसी खेत में अगर इस प्रकार की समस्या आ रही हो तो उस खेत में ना लगाएं, या उसमें एक बार धान की फसल लगाएं या मक्का की फसल लगाएं, जिससे कि ये समस्या खत्म हो सके। बिल्कुल, हम फसल चक्र के लिए अपने किसानों को अक्सर बताते भी रहते हैं कि ये सही प्रैक्टिस है, इससे करनी चाहिए। बिल्कुल मिट्टी। अगर उसके बाद आपको ध्यान देना है बिजाई से पहले ही, क्योंकि आजकल क्या है कि बहुत जगह हम ऑर्गेनिक सब्जी की बात करते हैं या हम सुरक्षित सब्जी की बात करते हैं, जिससे कि आप उसमें पेस्टिसाइड या जो फंजीसाइड है इसका कम से कम प्रयोग करें। बिजाई से पहले जैसे जब किसान भाई उसमें हम गोबर की खाद डालते हैं, अगर गोबर की खाद में अगर आप ट्राइकोडर्मा मिला के जिन नालियों में अगर आप बिजाई करने वाले हैं उससे पहले कम से कम 15 से 20 दिन पहले गोबर की पूरी सड़ी हुई गोबर की खाद होनी चाहिए, उसमें आप ट्राइकोडर्मा मिला के अगर उसमें डाल देते हैं तो बहुत हद तक ये उकठा बीमारी के भी प्रबंधन में आपकी सहूलियत करेगा और अन्य जो फंगस यानी जो फफूंद वाले जो रोग होते हैं उससे भी रोक में उसमें भी आपको मदद मिलेगी। चलिए अभी हमें ब्रेक लेना होगा, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, कद्दू वर्गीय सब्जियों पर भी बात करेंगे, आपकी कॉल्स भी लेंगे और साथ ही जो हमारा दूसरा विषय है यानी मशरूम की खेती, इस पर भी चर्चा जारी रहेगी। डॉक्टर उपाध्याय जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, बने रहे हमारे साथ। अरे भाई सुना नहीं क्या, KCC ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, KCC का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। KCC ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। हमारे TV 2 में होगा। ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। हेलो किसान आपका अपना लाइव इन फोन कार्यक्रम है जहां हम सीधे किसानों से जुड़ते हैं। एक फ़ोन कॉल के माध्यम से नंबर हम लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश करते रहते हैं। आप हमें कॉल कीजिए और अपने प्रश्न हम तक पहुंचाएं। विषय एक बार फिर से आपको बता दें, अगर आप अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको बता दें कि आज हम कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती और साथ ही मशरूम की खेती पर
चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर उपाध्याय भी बने हुए हैं और साथ ही डॉक्टर हर्षवर्धन जी भी हैं जो कि कद्दू वर्गीय सब्जियों पर बात कर रहे हैं। डॉक्टर उपाध्याय जी, मैं अब आपसे जानना चाहूँगी, मशरूम की हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जो किसान अब इसकी शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए मुख्य बातें कौन कौन सा बताना चाहेंगे आप? तो जो भी किसान भाई चाहें तो अलग अलग तरह की जो गर्मी की जो वैरायटी है या जो बारिश के दिनों में मशरूम लगते हैं उनको सभी को आप उगा सकते हैं। जैसे पेडिस्ट्रा मशरूम है, उसी तरह से जो धान का पुआल मशरूम भी कहते हैं, इसकी भी खेती कर सकते हैं। यह मशरूम भी लगभग 30 से 38 डिग्री तक बहुत अच्छा उगा सकते हैं इसको, और खेती होती है। और इस मशरूम का स्वाद बहुत अच्छा है। और उड़ीसा के जो कोस्टल एरिया है वहां पर ये मशरूम बहुत पॉपुलर है। और अगर आप भुवनेश्वर से जगन्नाथपुरी के रास्ते पर जाएंगे तो सवेरे आपको रास्ते में कई लोग जो है इस मशरूम को सवेरे सवेरे छोटे छोटे प्लास्टिक के थैलियों में इसको बेचते हुए आपको मिल जाएंगे। उसी तरह से एक मैक्रोसाइबी मशरूम है, यह भी गर्मी में उगने वाला मशरूम है, सफेद कलर का है। और इसको यंग स्टेज में आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे बटन मशरूम की तरह। अगर जिस आदमी को बटन की पहचान नहीं है उनको यही लगेगा ये बटन मशरूम है। पर यह भी गर्मी में उगने वाला एक बहुत बढ़िया मशरूम है, खाने में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है और इसमें भी विटामिन डी बहुत ज्यादा होता है। जी बिल्कुल। तो लगातार हम यही बता रहे हैं कि कैसे हमारे किसान मशरूम की खेती से अधिक लाभ ले सकते हैं। बस ये है कि इसकी पैकेजिंग पर आप ध्यान रखें और समय समय पर जो विशेष बातें हमें बता रहे उपाध्याय जी उनका ध्यान रखें ताकि फसल में किसी तरह का नुकसान ना हो। किस किस तरह का नुकसान हो सकता है, कौन कौन सी बीमारियां आ सकती हैं, कौन सी पेचीदगियां हो सकती हैं, इस पर हम आगे बात करेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन, अब कद्दू वर्गीय सब्जियों के बारे में बता दें आप कि पोषक तत्वों का प्रबंधन किस तरीके से हमारे किसान आगे कर सकते हैं जो इसकी खेती के बारे में सोच रहे हैं। जी हाँ, जैसा कि मैं किसान भाइयों को बता रहा था कि किस प्रकार से वो इसकी करें। जैसे अभी मैं बता रहा था कि इस मौसम में जो बारिश का मौसम है, इसमें जो दूसरी समस्या जो किसान भाइयों के पास आती है कि इस मौसम में वायरस जनित बीमारियां काफ़ी आती हैं। तो जो भी किसान भाई अगर इसकी खेती अगर करना चाहते हैं तो उन्हें अभी से ध्यान देना चाहिए कि अगर आप उसकी बिजाई करने वाले हैं तो उससे पहले खेत के चारों तरफ की मेड़ पे अगर आप मक्का लगा लेते हैं तो मक्का लगाने से जो सफ़ेद मक्खी के कारण ये वायरस जनित बीमारियां काफ़ी होती हैं। अगर आप चारों तरफ अगर आप मक्का पहले लगा लेते हैं 10 दिन पहले, तो जो मक्के की फसल होती है उसके पत्ते में आप देखते होंगे कि उसमें कुछ रोएं होते हैं, उससे सफ़ेद मक्खियों के नियंत्रण में आपको काफ़ी सुविधा होती है। इसके बाद जैसा इन्होंने पूछा, जो पोषक प्रबंधन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आम तौर पे किसान भाइयों को ये बताया जाता है कि जो आप पहले मिट्टी की जांच कराएं, उसके हिसाब से आप अपनी जो भी पोषक प्रबंधन आपको करना है उसके हिसाब से करना है। हमें ये ध्यान देना है कि कोई भी अगर हम सब्जी लगाते हैं तो उसमें जो गोबर की बिल्कुल सड़ी हुई खाद जितना हम अधिक डालते हैं वो मिट्टी के लिए भी अधिक अच्छा होता है और आपकी फसल उतनी अच्छी होगी। अगर आप 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर की खाद डाल दें, और गोबर की खाद डालने के समय ये ध्यान देना है कि वो बिल्कुल सड़ी हुई होनी चाहिए। अगर थोड़ा भी अगर कच्चा गोबर की खाद आप डालते हैं तो वो समस्या अधिक करता है, जो मृदा जनित बीमारियां होती हैं वो अधिक आती हैं। उसमें अगर आप ट्राइकोडर्मा मिला के करते हैं तो और अच्छा होता है। इसके अलावा आप लगभग करीब 80 से 90 केजी जो हमें नाइट्रोजन हमें डालना होता है, करीब 50 से 60 केजी हमें फास्फोरस डालना है और करीब 40 से 50 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमको पोटास डालना है। पूरी फास्फोरस और पूरी पोटास आपको बिजाई से पहले आपको डाल देना है और नाइट्रोजन का सिर्फ आधा हिस्सा उसमें हम डालना है, बाकी आधा हिस्सा आप 2 भाग में करीब 30 दिन के बाद और 60 दिन के बाद आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, एक कॉलर है, बात कर लेते हैं कॉलर से। हेलो हेलो। हाँ नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। हाँ मैडम, मुझे पूछना है, यूपी में लौकी, कद्दू, करेला, इसका बीज बोना है बरसात में जून में जी। इसकी जैसे 24 घंटे भिगो के बोएं या वैसे डायरेक्ट नमी बोलते हैं? जी अनिल जी। जी हाँ आपने भी क्या करें इसको? जी हाँ, आपने बिल्कुल ये सही पूछा है। अगर आप उसको अगर 24 घंटे अगर आप पानी में भिगो देते हैं तो उससे क्या होता है, खास करके जैसे करेला है, करेला का बीज का जो ऊपर का छिलका होता है काफ़ी मोटा होता है, तो वो पानी अगर रख लेता है तो उससे उसकी जो अंकुरन क्षमता होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। किंतु अगर इसके साथ अगर आप एक काम और कर लें, उसी समय अगर आप बेविस्टिन जो है उससे अगर आप शोधन भी अगर कर लें तो आपके जो कुछ बीमारियां होंगी वो भी नहीं होंगी। और जब आप उसको पानी से निकालें तो आधे घंटे कम से कम आप छाया जहाँ पे हो उसमें थोड़ा सुखा लें और उसके बाद अगर आप उसको लगाते हैं तो बिल्कुल ये आपने सही कहा है,
और जहाँ तक आपने ये कहा है कि हम कौन सी प्रजातियों की बात अगर हम आपको बता दें, तो जो अगर करेला लगाते हैं तो इस मौसम में हमको हमारे संस्थान की एक प्रजाति है पूसा 2 मौसमी, तो उसका आप चयन कर सकते हैं, या पूसा आसुधी है उसका आप चयन कर सकते हैं। और ये सभी बीजें हमारे संस्थान से भी मिलती है, और जो राष्ट्रीय बीज निगम है वो भी इनकी जो बिक्री है वो पूरे भारतवर्ष में इनका करते हैं, और कहीं से भी आप इनका बीज खरीद सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि बीज प्रमाणित जगह से ही लें। जैसा कि हम कार्यक्रम में लगातार अपने दर्शकों को बताते रहते हैं कि बीज में कोई चूक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर बीज ही अगर अच्छे नहीं होंगे तो फिर आपको फसल भी अच्छी नहीं मिलेगी और उस वक्त आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। डॉक्टर उपाध्याय, अब हम मशरूम पर बात कर लेते हैं। तो ये बताइए कि मशरूम में किस किस तरह की समस्याएं आ जा सकती हैं, क्योंकि कई बार हमारे किसान इसलिए भी मशरूम की खेती करने से डरते हैं कि उन्हें लगता है कि इसके लिए बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत है, बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए, बहुत टेक्निकल है इसकी खेती। थोड़ा इसके बारे में बताएं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी गर्मी का मौसम है और बारिश के दिन भी हैं। जी। तो जब बारिश के दिनों में कई बार आपके जो क्रॉपिंग रूम्स होते हैं उसमें कीड़े घुस जाते हैं या फ्लाइज आ जाती हैं, और ये फ्लाइज आपको 4 दिन में 300 अंडे तक दे देती हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अगली साइकिल 300 अंडे से जो बच्चे कीड़े पैदा होंगे 300 और, तो आप देखेंगे 10 दिनों के अंदर आपके क्रॉपिंग रूम में इतनी ज्यादा फ्लाइज हो जाएंगी। और ये फ्लाइज क्या करती हैं कि जो मशरूम के डंठल होते हैं उसके अंदर से घुस करके और उसमें छेद कर देते हैं, और उसकी वजह से जब आप पानी स्प्रे करते हैं तो कई बार मशरूम सड़ जाते हैं और उसमें बैक्टीरियल की प्रॉब्लम आ जाती है। इसीलिए किसान भाइयों को जब भी खिड़की या दरवाजे होते हैं उनके ऊपर जाली लगी होनी चाहिए, क्योंकि फ्रेश एयर के लिए हमें फ्रेश एयर देनी पड़ती है मशरूम उगाने के लिए। जो भी खिड़की या दरवाजे हैं उसके ऊपर हमेशा एक बारीक सी जाली हो, जिससे कि कीड़े या आपके जो कमरों में नहीं आए। दूसरी एक प्रॉब्लम कई बार क्या आती है कि गर्मियों के दिनों में आप जो पॉलीथीन बैग में जो लगाते हैं तो उसके अंदर पॉलीथीन बैग क्या है, एक इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह काम करता है। तो जो बैग का टेम्परेचर होता है वो 30-32 से ऊपर फैल जाता है। तो स्पेशली ऑयस्टर मशरूम में मैंने कई बार देखा है कि बहुत लोग कहते हैं कि गर्मियों के दिनों में या बारिश के दिनों में ऑयस्टर मशरूम में बीमारी आ जाती है। तो एक ट्राइकोडर्मा या ग्रीन मोल्ड करके एक बीमारी होती है, स्पेशली आ जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके क्रॉपिंग रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री से ऊपर ज्यादा नहीं फैले। ये 2 चीजें, एक जो फ्लाइज का ध्यान रखें और कमरे का टेम्परेचर जो है उसको भी आप मेंटेन करके रखें। जी ठीक है, शुक्रिया। अभी फिलहाल हमें छोटा सा एक ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद उपाध्याय जी कुछ और बातें आपसे जानेंगे, अपने कॉलर से भी बात करेंगे। कहीं मत जाइएगा, आप देखते रहें हेलो किसान। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं।
खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। एक कॉलर है हमारे साथ, आइए उनसे हम बात कर लेते हैं। हेलो 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 जी मैम, नमस्कार। नमस्कार, बताइए ब्रजपाल जी, क्या सवाल है आपका? जी हमारा ये सवाल है कि हम जो इसमें लौकी, कद्दू, तोरी, करेला ये जो बोते हैं, इनकी बेल सूख जाती है मैम। अच्छा जी। अच्छा, बेल टूट जाती है, ये समस्या सूख जाती है। सूख जाती है। जी हाँ। देखिए ब्रिजपाल जी, अभी मैं यही बता रहा था कि इनकी बेल क्यों सूख जाती है। एक तो आपको जैसे ध्यान देना है कि जो उकठा बीमारी होती है, जो फ्यूजेरियम के कारण होती है, तो आपको पहले से ध्यान रखना है कि जिन खेतों में ये समस्या होती है उस खेत में आप इसको ना लगाएं, या उसमें कम से कम एक बार आप धान लगा लें या मक्का लगा लें। कोई दूसरी जो कद्दू वर्गीय कुल की ना हो उनको आप लगाएं। जो टमाटर है या मिर्ची है, इन पे भी ये फ्यूजेरियम की समस्या आती है। और फ्यूजेरियम का जो कीड़ा है, अगर एक बार अगर मिट्टी में आ जाता है तो काफ़ी दिनों तक वो मिट्टी में रहता है। अब आपको उपचार मैं बताता हूँ, अगर कैसे आप इनका शोधन करें। एक तो जैसे जो ट्राइकोडर्मा होता है, उसको अगर आप गोबर की खाद में, बिल्कुल जो सड़ी हुई गोबर की खाद है, और 50 केजी अगर आपने जैसे गोबर की खाद ली, उसमें 5 केजी आप ट्राइकोडर्मा मिला के, जहां आप नाली बनाते हैं, क्योंकि आमतौर पे इसको हम नालियों में लगाते हैं, हर नाली में आप उसको डाल दें और उसके दोनों तरफ लगाएं, या जहां पे आप थाला बनाते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा ट्राइकोडर्मा डालें और उसके बाद लगाएं। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कुछ ऐसी प्रजातियां भी आजकल आती हैं जिसमें ये समस्या कम होती है, तो आप उन प्रजातियों का चयन करें। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान देना है कि कई बार ऐसा होता है कि हम पानी बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, इस कारण से भी ये समस्या आती है। इन चीज़ों से अगर आप बचाव करेंगे तो ये समस्या आपके खेतों में नहीं आएगी। किंतु अगर आपके खेत में एकाएक ये समस्या आ गई है और आपको कोई उपाय नहीं समझ में आ रहा है, तो उस अवस्था में जैसे आप कार्बेंडाजिम है या आप जैसे कैप्टाफ है, इनका आप 1-1 ग्राम घोल बना के और जड़ के पास उसकी ड्रेंचिंग करनी है। यानी हम उसको स्प्रे नहीं करना है, जहां पौधे का जड़ होता है उससे करीब 1 फुट तक फव्वारे में हम उसको लाके हम उसको डालते हैं। कई बार आप ये भी देखते होते हैं, इससे एक मिली जुली बीमारी होती है जिसके कारण भी ये सूखा होता है, कि जहां जड़ होता है उससे करीब 1 फुट के पास जो तना होता है वो थोड़ा सा फट जाता है और उससे लाल रंग के गम निकलते हैं। तो ये दोनों समस्या एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। तो आप अगर उस पर इसका अगर छिड़काव करेंगे तो फिर आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। शर्मिला गुप्ता एक दर्शक है हमारे साथ फोन लाइन पर, आइए हम बात कर लेते हैं। हेलो 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 जी नमस्कार शर्मिला जी, बताइए सवाल क्या है आपका? मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये जो मशरूम की खेती जो आप लोग बताते हैं जी, तो क्या जैसे कि हमारे पास जैसे घर में जो काफी जगह है, तो क्या इसको एक रूम में की जा सकती है? क्योंकि मैं टेरेस गार्डनिंग बहुत ज्यादा करती हूँ और मैं पूरा ऑर्गेनिक करती हूँ घर में ही। जी जी। और मैं कभी मार्केट से कोई भी सब्जी परचेस नहीं करती हूँ, जहाँ तक जितना भी होता है मेरे घर से ही मैं करती हूँ। बहुत तो ये मैं डीडी किसान में देखती हूँ आप लोग का डेली, सुबह भी मेरा सुबह 5 बजे से शुरू होता है प्रोग्राम जी। और मैं इसको कंटिन्यू 8 बजे तक देखती हूँ और उसके बाद शाम को भी मैं देखती हूँ ये प्रोग्राम। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ, क्या ये मशरूम की खेती जो बता रहे हैं तो ये तो झोपड़ी में जैसे हो सकती है, तो क्या ये रूम में हो सकती है? जी शर्मिला जी, बहुत अच्छा प्रश्न है ये आपका, और बहुत अच्छी बात है कि आप अपने घर में ही ये हमारे चैनल के माध्यम से जानकारियां ले लेकर अपने घर में ही किचन गार्डन, आपने टेरेस गार्डन बनाया है और घर में ही सब्जियां आप इस्तेमाल के लिए अपने किचन गार्डन से ही लेते हैं। बहुत अच्छी बात है और हमें खुशी भी होती है कि हमारी जानकारी का जो हमारे दर्शक हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए लाभकारी साबित हो रही हैं। उपाध्याय जी हमारे ये दर्शक हैं जो कि अपने घर में ही मशरूम की खेती करना चाहते हैं, इनके पास काफ़ी बड़ा कमरा है, तो क्या ये संभव है? थोड़ा इसके बारे में जानकारी दें। बिल्कुल, अगर आपके घर में कोई छोटा सा भी कमरा हो तो उसके अंदर अपने खुद के खाने के लिए 15-20 बैग जो है उनको लगा सकते हैं और उसको ग्रो कर सकते हैं। और आजकल तो
कई जैसे कंट्रीज हैं, यूएसए, यूरोप और हमारे हिंदुस्तान में भी कुछ लोगों ने शुरू किया है, रेडी टू फ्रूट बैग मिलते हैं। यानी कि आपको कुछ नहीं करना है, उन बैगों को अपने घर पर ले आना है और उसमें छोटे छेद करने हैं और उसमें पानी देना है और उन छेदों से साइड से आपको मशरूम मिलेंगे और आपको कोई भूसा लाने की या बीज लाने की ये सारी जो है ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। रेडी टू फ्रूट यानी आप उसको इमीडिएटली ग्रो कर सकते हैं, ऐसे बैग मिलते हैं और हमारे देश में भी अभी धीरे धीरे प्रचलन हो गया है और कई जगह ये बैग इस तरह से मिलते हैं। जी, और तापमान जो होना चाहिए इसके बारे में भी मेरे ख्याल से जानना चाहती होंगी कि क्या कमरे में जो तापमान है उसको उचित स्तर पर रखने के लिए कुछ इन्हें प्रयास करने पड़ेंगे, किस तरह से ये इसकी खेती कर सकते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में हमें बताएं। तो ऐसा है कि जैसे कमरे का टेम्परेचर जैसे सर्दियों के दिनों में, सर्दी के जब दिन होता है उस समय आप नवंबर से लेकर के मार्च तक बटन मशरूम उसमें लगा सकते हैं और अप्रैल से लेकर के सितंबर अक्टूबर तक ऑयस्टर मशरूम है, मिल्की मशरूम, उनमें जो आजकल जो टेम्परेचर होता है मुझे पता नहीं है ये बहन जी कहाँ से हैं, पर जहां से भी है अगर नॉर्मल 20-22 से टेम्परेचर ऊपर है 30-35 तक। ऋषिकेश से हैं ये। कहाँ से? ऋषिकेश से। ऋषिकेश है, हाँ, तो ऋषिकेश में भी टेम्परेचर उतना ही है। उस समय आप जो है अक्टूबर से लेकर के मार्च तक आप बटन मशरूम लगाइए और अप्रैल से लेकर के सितंबर अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक। उपाध्याय जी माफ कीजिएगा, अभी मुझे जानकारी दी गई झारखंड से हैं ये हमारे दर्शक, झारखंड से इन्होंने कॉल किया है। ये तो झारखंड में बिल्कुल, झारखंड में भी स्पेशली अगर जो पहाड़ हैं जो उत्तराखंड के, जम्मू कश्मीर के, हिमाचल जहाँ ठंडा होता है उनके लिए थोड़ा सा वेराइटीज का टाइमिंग चेंज होता है, लेकिन झारखंड में ये जो गर्मी के जो वेराइटीज मैंने आपको नाम बताया जैसे ऑयस्टर मशरूम, मिल्की मशरूम, पेडिस्ट्रा मशरूम और मैक्रोसाइबी या जो एक ब्लैक हेयर मशरूम होता है वो भी खाने में बहुत अच्छा मशरूम होता है। और पेट के रोगों के लिए, जिसको पाइल्स की प्रॉब्लम है, अल्सर की प्रॉब्लम है, उसके लिए जो वो ब्लैक हेयर मशरूम या हिंदी में उसको काला कंचपड़ा मशरूम कहते हैं, इसको भी लगा सकते हैं। और एक जैसे किसान भाई ने हमारे बताया जो गैनोडर्मा या ऋषि मशरूम, उसको भी आप जो है ये झारखंड में इस गैनोडर्मा का भी लगा सकते हैं, गर्मी में लगा सकते हैं। जी बिल्कुल, यानी बहुत सारे विकल्प हैं उनके सामने, बहुत सारी वेराइटीज़ हैं जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनका चुनाव कर सकते हैं शर्मिला जी आप। और ये तो हमने आपके घर के ही इस्तेमाल के बारे में बताया, लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसी सक्सेस स्टोरीज भी आती हैं डीडी किसान में जहाँ पर हमने देखा है कि एक छोटे से कमरे से मशरूम की खेती शुरू करते हैं और धीरे धीरे उसका कितना व्यापक और व्यावसायिक रूप तक उसे ले जाते हैं और उससे किस तरीके से आत्मनिर्भर बनते हैं। तो अगर आप इसको व्यावसायिक तौर पर भी करना चाहती हैं तो भी आप इसे कर सकती हैं, इसके लिए भी आपके पास काफ़ी सारे विकल्प हैं। और अब मैं हर्षवर्धन जी आपसे जानना चाहूँगी कि जो हम कद्दू वर्गीय सब्जियों के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें किस किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं, आपसे मैं इसका जवाब लूँ, लेकिन उससे पहले वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है
और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त। ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हम हैं। अगर आपने अभी तक हमें कॉल नहीं किया है, आपका प्रश्न हम तक नहीं पहुंचा है, तो फिर से हमें कॉल लगाएं। ज़रूर आपके प्रश्नों को हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और अगर आप अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आपको बता दें कि आज का हमारा विषय है कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती और साथ ही मशरूम की खेती। एक कॉलर है, उनसे हम बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी, आशीष जी बताइए सवाल क्या है आपका। हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ आशीष जी हैं फोन लाइन पर। मैम हमारे ना जो बेल लगी हुई है ना उसमें सूख जा रहे हैं फूल ना उसके घिये के। अच्छा, किस चीज की बेल है? मैम घिये की बेल है ना, तो उसमें जैसे बड़े सारे फूल लग रहे हैं बट सूख जा रहे हैं फूल ना। और सर से पूछना कि हमीरपुर में मशरूम के कहाँ से मिलेंगे, रेडी वाले जो पैकेट हैं जो मैम को भी बताया, अभी बताया था। ठीक है हर्षवर्धन जी, जो वही प्रॉब्लम बार बार किसानों की आ रही सूखने वाली। देखिए, जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई बार क्या होता है कि जो घिया में खास करके जो फूल होते हैं वो सफेद रंग के होते हैं। दूसरी चीज है कि इसमें नर फूल अधिक होते हैं और मादा फूल कम होती हैं। और एक बार में एक घिया के पेड़ पे ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 फल ही बन सकते हैं। तो हमें कई बार ये भी लगता है कि इसमें फूल तो इतने आ रहे हैं लेकिन ये फूल सूख रहे हैं, ये सारे के सारे फल नहीं बने हैं। अगर उसमें 3-4 बड़े फल को हम तोड़ लेते हैं फिर उसमें अधिक फल लगते हैं। दूसरी चीज़ कई बार होता है कि जब हम किचन गार्डन में लगाते हैं और एक ही 2 फूल होते हैं और मतलब एक ही 2 पौधे होते हैं और गर्मी अगर बहुत अधिक होती है तो चूंकि इसका जो रंग होता है ये सफ़ेद रंग के कारण मधुमक्खी इस पर विजिट नहीं करती है। इस अवस्था में आप क्या कर सकते हैं कि जो नर फूल होता है उसकी डंडी बड़ी होती है और जो मादा फूल होता है उसमें पहले आपको लगता है कि छोटा सा फल बना हुआ है, उसके ऊपर फूल होता है। तो जो नर फूल का पराग है वो अगर आप मादा फूल के जो ओबड़ी है उस पर अगर आप ला के अगर आप डाल देते हैं तो उसमें फलन हो जाता है। तो ये आम समस्या है। ये कई बार खास करके जो किचन गार्डन में जो किसान करते हैं उनको ये समस्या आती है। जब हम बहुत बड़े खेत पे लगाते हैं तो आमतौर पे ये समस्या नहीं आती है। कई बार ये होता है कि जब धूप किसी कारण से गर्मी बहुत अधिक हो गई हो और मधुमक्खियों का जो विजिट है वो कम हो जाता है, या अगर अगल बगल में अगर कोई दूसरी बेल वाली फसल है जिसके जो फूल होते हैं वो पीले रंग के होते हैं तो मधुमक्खियाँ उस पर अधिक आकर्षित हो जाती हैं। किसान भाइयों को ये सलाह जरूर दी जाती है कि जब भी आपके फसल में परागन का समय हो उस समय में आप किसी भी कीटनाशक का प्रयोग जिस समय में परागन हो, जैसे अगर घिया को छोड़ के बाकी सभी जो कद्दू वर्गीय हैं वो आमतौर पे मॉर्निंग में यानी सुबह में उनमें फूल खिलते हैं और उसमें परागन सुबह में होता है। जो घिया होता है इसमें करीब 12 बजे के बाद इसमें फूल खिलता है और इसमें परागन का समय उसके बाद होता है। तो इस हिसाब से आप कीटनाशक का प्रयोग करें। जो तोरी होती है उसमें खास करके जो धारीदार तोरी होती है उसमें भी शाम के समय में उसका फूल खिलता है। तो अगर आप जो परागन में हमारे जो सहायक होते हैं खास करके जो मधुमक्खियां हैं इनको अगर आप नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो आपके खेतों में फलन भी अधिक होगा और ये जो छोटी छोटी समस्याएं जो किसान भाई कभी बताते हैं ये समस्याएं भी नहीं होंगी। जी, और दूसरा प्रश्न डॉक्टर उपाध्याय जी आपसे है, ये जानना चाहते हैं, अभी जो हमारी इससे पहले कॉलर थी शर्मिला, उनको आपने बताया था कि मशरूम की खेती के लिए अगर आप अपने घर में ही करना चाहते हैं घर के इस्तेमाल के लिए तो रेडी टू यूज़ पैकेट्स मिलते हैं, बैग्स मिलते हैं, तो ये कहाँ से उपलब्ध होते हैं, कहाँ से ले सकते हैं, ये जानना चाहते हैं। ये मशरूम केंद्र जो है अनुसंधान केंद्र सोलन, वहां से आजकल आप टेलीफोन करके वहां से आप जानकारी ले सकते हैं और कौन सा मशरूम है उसका आप ऑर्डर भी दे सकते हैं कि साहब हमें ढिंगरी का बैग चाहिए। स्पेशली लोग जो है ढिंगरी का बैग जो लेते हैं और विदेशों में फ्लेमुलिना करके एक इनोकिटा की मशरूम होता है उसके भी जो है बैग मिलते हैं, लेकिन ऑयस्टर मशरूम के बैग हैं उसको आप आसानी से उगा सकते हैं। तो इसके रेडी टू बैग अभी इंडिया में शुरू हो गए हैं और राष्ट्रीय कुंभ अनुसंधान निदेशालय से आप जानकारी लेकर के वहां से खरीद सकते हैं। ठीक है, एक कॉलर और है, महाराष्ट्र से हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। जी बताइए सवाल क्या है आपका।
हेलो। हाँ मैडम। जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। दीपक जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी सुन रहा हूँ मैं। जी बताइए, सवाल बताएं अपना। सर मेरा ये सवाल था कि मैं अपने खेत में ना कद्दू की फसल लगाया हूँ। हेलो। जी दीपक जी अपना प्रश्न बताएं। हाँ मैम, मेरे अपने खेत में ना कद्दू की फसल लगाई है जी, और उसमें ना फसल तो जैसे फल तो लग रहा है लेकिन बीज से फट जा रहे हैं वो। अच्छा ठीक है, कद्दू फट रहा है। कद्दू का मतलब आप पंपकिन लगाए हैं, जैसे दो होता है, जो एक पंपकिन होता है सीताफल जिसको हम कहते हैं, और एक लौकी होती है जो हम बॉटल गार्ड कहते हैं। और आमतौर पर जैसा मैं समझ पा रहा हूं कि इन दोनों में से कोई भी अगर आपने लगाया है, कई बार क्या होता है खास करके जब गर्मी अधिक होती है, हम काफ़ी दिन तक अगर उसमें हम पानी नहीं देते हैं और एकाएक अगर हम उसमें हम ज़्यादा पानी देते हैं, इस कारण से भी ये फल फटने की समस्या होती है। इसीलिए हमें निरंतर हमें उसमें नमी को हमें मेंटेन रखना होता है। और अगर हम ऐसा करेंगे कि कई दिन तक जैसे हमने नहीं दिए पानी और एकाएक हम उसमें अधिक पानी डाल देते हैं, तो इसके कारण भी ये समस्या कई बार होती है किसान भाइयों के यहाँ। दूसरी चीज़ हमें ये देखना है कि जब हम प्रजाति का चयन करें तो वो भी हम अच्छी प्रजाति का चयन करें, क्योंकि आमतौर पे जो भी आजकल अच्छी प्रचलित प्रजातियां हैं तो उसमें इस तरीके की समस्या कम आती हैं। और आपको ये भी देखना है कि अगर आपके खास करके जहाँ की मिट्टी की आप बात कर रहे हैं, जो वहाँ अगर कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की अगर कमी है, खास करके जैसे बोरॉन वगैरह है या कैल्शियम है, तो इसको भी आप अगर आपके यहाँ अगर इसकी कमी है तो इसका आप छिड़काव कर सकते हैं। इनका आप फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं या आप इनमें मृदा के माध्यम से भी इनका आप कर सकते हैं। तो ये जो आपके फल फटने की समस्या है ये आपको नहीं आएंगी। जी बिल्कुल। तो सिंचाई भी बहुत महत्वपूर्ण है, किस समय कितना पानी सब्जियों में आपको देना है, इसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ताकि इसका उल्टा असर ना पड़ जाए। और जैसा कि अभी संकेत मिल रहे हैं उसके बारे में भी हमें डॉक्टर हर्षवर्धन ने जानकारी दी है कि कैसे आप इससे अपनी फसल का बचाव कर सकते हैं और कैसे आप इस समस्या का निदान कर सकते हैं। डॉक्टर उपाध्याय, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मशरूम के साथ एक ये भी चीज़ होती है कि किसान खेती तो कर लेते हैं लेकिन मशरूम की शेल्फ लाइफ बहुत अधिक नहीं होती है, तो ऐसे में मार्केटिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और जहाँ पर कई बार हमारे किसानों से चूक हो जाती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि किसानों को क्या करना चाहिए अगर वो मशरूम की खेती करने की प्लानिंग भी कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, अगर इसके ऊपर सोच रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है। जैसे जहां पर भी मार्केटिंग की प्रॉब्लम है तो स्पेशली ऑयस्टर मशरूम, मिल्की मशरूम या मैक्रोसाइपी, ऑरिकुलेरिया, ये जो ब्लैक एयर मशरूम होते हैं, इनको आप सुखा सकते हो और पाउडर बना सकते हो। उसके अलावा जब फ्रेश होते हैं तो सभी मशरूम को अचार बना सकते हैं, और अचार जो होता है हमारे देश में हर जगह खाया जाता है। तो इसको आप जब भी चाहें आप इसका मार्केटिंग कर सकते हैं, महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद भी इसको बाजार में बेच सकते हैं। और कोशिश करें कि आपके आसपास में जो भी मार्केट है या बड़े बड़े जो बिग मॉल्स हैं या मार्केट जो हैं या कोई स्कूल कॉलेज है, वहाँ लोगों को पॉपुलर करें और वहाँ अगर आप बेचें तो आसानी से आप, क्योंकि उन लोगों को जानकारी होती है तो आप आसानी से बेच सकते हैं। बेचने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे देश में लोगों को मशरूम की न्यूट्रिशन के बारे में या उसके मेडिसिनल प्रॉपर्टी के बारे में मालूम नहीं है, इसलिए कम खाया जाता है। इसीलिए अगर लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी तो इसका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करेंगे और आपको मार्केटिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया उपाध्याय जी, हमसे जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए और मशरूम की खेती पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थी मशरूम के ऊपर जानकारी। अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं, मशरूम की फसल लेना चाहते हैं, तो इसके लिए पहले आप होमवर्क ज़रूर कर लें, जो उचित ट्रेनिंग है वो प्राप्त करें और मार्केट देख लें बाज़ार की, कहाँ इसे आप बेच सकते हैं। क्योंकि सब्जियों के साथ ये होता है कि बहुत समय तक आप इन्हें रख नहीं सकते हैं, तो नुकसान ना हो, बर्बाद ना हो, इसीलिए पहले से तैयारी रखें। और आपके जो ख़रीदार हैं उनको भी अगर आप पहले से ही चिन्हित कर लें तो बेहतर रहेगा। अब डॉक्टर हर्षवर्धन, अंत में हमारे किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? कद्दू वर्गीय जी हाँ, आपने चूंकि एक प्रश्न भी पूछा था उसका उत्तर भी रह गया था। मैं थोड़ा सा संक्षेप में किसान भाइयों को बता दूं कि जो बारिश के मौसम में चूंकि वायरस जनित बीमारियां काफ़ी आती हैं, और ख़ास करके जब हम सुरक्षित सब्जी और हम ऑर्गेनिक सब्जी की बात करते हैं तो अभी से ही अगर आप कुछ चीज़ों का जैसे समेकित प्रबंधन अगर आपको करना है तो आप एक तो किनारे में बॉर्डर पे मक्का लगा दीजिए। उसके बाद आप येलो स्टिकी ट्रैप आता है
जिसमें कि अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी डब्बा लीजिए, उसको आप पीला पेंट कर दीजिए और उसके ऊपर ग्रीस या अरंडी का तेल लगा के अगर आप खेत में 1 एकड़ में करीब 8 से 10 लगा देंगे तो ये सफ़ेद मक्खी उस पर चिपक जाएंगी। ये सफ़ेद मक्खियाँ नहीं तो इस बारिश के मौसम में काफ़ी नुकसान पहुँचाती है। उसके अलावा जैसे अभी किसान भाई कह रहे थे फटने की समस्या होती है। कई बार आप देखते हो कि जो आप फल खरीदने जाते हैं तो उस पर डंक मारा होता है। ये जो फ्रूट फ्लाई होता है यानी फल मक्खी जो होता है, ये खास करके बारिश के मौसम में सारी कद्दू वर्गीय हैं, इनको डंक मार के इनको नुकसान पहुंचाती है। इसके लिए आप मिथाइल यूजिनॉल का एक ट्रैप आता है, उसका आप प्रयोग अवश्य करें। इन सारी चीजों को अगर आप करते हैं तो आप सुरक्षित सब्जी आप उत्पादन करके और उपभोक्ताओं को भी फायदा होगा, किसान भाइयों को जी बिल्कुल। तो यानी हमारे कहने का मतलब यही है कि सिर्फ अधिक उत्पादन ही मकसद नहीं होना चाहिए, बल्कि सुरक्षित और अच्छी गुणवत्ता वाली सब्जी आप ले ताकि बाजार में आपको अच्छा भाव भी मिले और उपभोक्ता जो है वो भी अस्वस्थ रहें ऐसी सब्जियों को लेने के बाद। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम तमाम बातों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हर्षवर्धन, आप स्टूडियो में आए और आपने समय निकाला और कद्दू वर्गीय सब्जियों के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। और अब आपको बता देते हैं कि हमारे अगले अंक का हेलो किसान में क्या विषय होगा। कल का विषय आइए डालते हैं नजर। कल का हमारा विषय है गर्मियों में पशुओं का रखरखाव और खरगोश पालन। कल का ये विषय है जिससे जुड़े हुए विशेषज्ञ स्टूडियो में रहेंगे और आपके प्रश्नों के जवाब देंगे। और अगर आप चाहें तो आप अपने प्रश्न हमें पहले से ही भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस आप नोट कर लें। हमारा ईमेल एड्रेस है hellokisan2001@gmail.com। और अगर आप चाहें तो हमसे फेसबुक के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पर पेज आप फॉलो करें, फेसबुक पर जाएं, सर्च बॉक्स में हेलो किसान टाइप करें, हमारा पेज खुल जाएगा जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। मैसेंजर के माध्यम से भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं या फिर वॉल पर भी लिखकर अपने सवाल हम तक साझा कर सकते हैं। और अब आपको बता देते हैं हमारा हेलो किसान कॉल सेंटर नंबर। ये नंबर जो है आपके लिए इस कार्यक्रम के बाद भी उपलब्ध है 1800-113-060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात 10 बजे के दौरान आप कॉल करें, अपने प्रश्न रिकॉर्ड करवाएं और इन प्रश्नों को हम कार्यक्रम में जगह देंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना है। नमस्कार। का देश भारत, जहां है नई सोच और परंपराओं की बुनियाद। इनसे बन रही है नई पहचान। देखिए कार्यक्रम ये है मेरा इंडिया, एक यात्रा कामयाबी की। शनिवार और रविवार दोपहर 12:05 पर। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आप पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। कृषि जगत के सभी रंगों को समेटता कृषि परिक्रमा। कृषि परिक्रमा हर शनिवार शाम 5:30 पर और पुनः प्रसारण हर सोमवार सुबह 9:30 पर डीडी किसान पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।